क्या एक आत्मा कभी सिर्फ एक घर तक सीमित होती है? क्या वो दर्द जो अधूरा रह गया उसे भुलाया जा सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं छुपा राज, वो चैनल जहां हर कहानी अपने साथ एक गहरा रहस्य लेकर आती है। आज हम लेकर आए हैं आहट सीरीज का अंतिम भाग, एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ डराती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है। एक मां और बेटे का संघर्ष, एक आत्मा की पुकार और एक बलिदान। क्या उन्हें मुक्ति मिली या पीछे छूट गया कोई अधूरा राज? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1, 2, 3 की वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पहले वो जरूर देखें। और हां, अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके और भी करीब आ सकती है। तो चलिए खोलते हैं एक और छुपा राज। विवेक ने कहा, कई बार ऐसी घटनाओं के पीछे किसी भौतिक वस्तु का हाथ होता है। हो सकता है कि यहां कुछ ऐसा है जो इस जगह को प्रभावित कर रहा है। घर की सबसे पुरानी संरचना, उसका तहखाना, अब तक बंद पड़ा था। अनुराधा को यह जगह हमेशा असहज महसूस होती थी, इसलिए उसने इसे कभी नहीं खोला था। लेकिन विवेक और डॉक्टर संजय ने इसे खोलने का फैसला किया। तहखाना बहुत ही पुराना और जर्जर था। उसकी दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने कोई प्रतीक उकेरे हों। जमीन पर राख और जले हुए चिन्हों के निशान थे। विवेक ने निरीक्षण करते हुए कहा, यहां किसी तरह का कोई वाम मार्गी अनुष्ठान किया गया है। तहखाने के एक कोने में मिट्टी को हटाने पर एक लोहे की पुरानी संदूक मिली। संदूक को खोलने पर उसमें एक डायरी, कुछ अजीब प्रतीक वाले तांत्रिक उपकरण और जली हुई हड्डियां मिली। डायरी किसी बूढ़े तांत्रिक की थी जिसने इस घर को बनाया था। डायरी में दर्ज उसकी बातें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। ये घर मेरा कार्यक्षेत्र है। यहां मैंने अपनी सबसे शक्तिशाली साधना पूरी की है, लेकिन साधना में जो आत्मा मैंने बांधने की कोशिश की वो मेरे वश में नहीं रही। वो अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है। डायरी के अगले पन्नों में तांत्रिक ने लिखा था, जो भी भावनात्मक रूप से कमजोर होगा वो इस आत्मा का शिकार बनेगा। वो उनकी ऊर्जा को चूस कर खुद को और शक्तिशाली बनाती है। डायरी के अंतिम पन्नों में तांत्रिक ने अपने अंतिम दिनों का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि आत्मा ने उसे भी कमजोर कर दिया था। मैंने इसे बांधने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद इसका शिकार बन गया हूं। मेरी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस घर में रहेगा वो कभी शांति नहीं पा सकेगा। डायरी पढ़ते हुए विवेक और डॉक्टर संजय को अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कमरे का तापमान गिरने लगा और हवा भारी लगने लगी। रवि और अनुराधा, जो ऊपर कमरे में थे, ने भी अचानक तेज आवाजें सुनी। यह आत्मा अब हमें अपनी उपस्थिति दिखाना चाहती है, विवेक ने गंभीर स्वर में कहा। उसी समय रवि की हालत और बिगड़ने लगी। उसने चीखते हुए कहा, यह मुझे मार डालेगी, इसे रोको, यह मुझे छोड़ेगी नहीं। रवि की आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। विवेक और डॉक्टर संजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि आत्मा अब अपनी पकड़ और मजबूत कर रही थी। विवेक ने कहा, यह आत्मा केवल कमजोर और भावनात्मक रूप से टूटे हुए लोगों को शिकार बनाती है। रवि सबसे आसान निशाना है, लेकिन अब यह पूरे घर पर हावी हो चुकी है। इसे यहां से हटाना आसान नहीं होगा। विवेक ने सुझाव दिया कि आत्मा को हटाने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि यह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। विवेक ने अनुराधा से कहा कि अनुष्ठान के दौरान वह और रवि घर से बाहर रहें, लेकिन अनुराधा ने मना कर दिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं रवि को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मुझे रहना पड़ा तो मैं रहूंगी। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, अगर इस आत्मा को मुक्त करना है तो वो केवल एक बलिदान से संभव है। यह चेतावनी विवेक और संजय दोनों के लिए परेशान कर देने वाली थी। बलिदान का मतलब क्या हो सकता है? क्या किसी को अपनी जान देनी होगी? रवि की मानसिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो न केवल असहज आवाजें सुनता, बल्कि उसे ऐसा भी लगता कि कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही है।
अनुराधा ने कई बार उसे रात के अंधेरे में खाली दीवारों से बात करते हुए देखा। यहां कोई है मां, अब तो आप भी जानती हैं। रवि ने एक रात डर और निराशा के बीच कहा। अनुराधा का धैर्य टूटने लगा था। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी असहायता महसूस नहीं की थी। रवि के साथ साथ अब अनुराधा को भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक रात जब वो रसोई में थी, उसने पीछे से किसी के उसके नाम पुकारने की आवाज सुनी। पलटने पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर रह रहकर अजीब निशान उभरने लगे थे। उसने खुद से कहा, यह जगह अब रहने लायक नहीं रही। अनुराधा ने आखिरकार रवि को समझाया कि इस घर में रहना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उसने कहा, यहां रहकर हम अपना सब कुछ खो देंगे रवि, हमें इस जगह से निकलना होगा। रवि ने सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उसने अनुराधा से पूछा, अगर हम चले गए तो क्या ये आत्मा हमें जाने देगी? डॉक्टर संजय और विवेक ने उन्हें एक आखिरी सलाह दी। ये आत्मा दर्द में है, इसे शांति चाहिए। अगर हम इसे समझाने की कोशिश करें और इसके लिए प्रार्थना करें तो हो सकता है कि ये हमें जाने दे। अनुराधा और रवि ने यह सुझाव मान लिया। उनके लिए ये एक आखिरी उम्मीद थी। विवेक ने अपनी किताबों और शोध के माध्यम से एक प्राचीन विधि निकाली जो आत्मा को शांति देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसमें कई चरण थे। 1. आत्मा को संबोधित करना। 2. उसके दर्द और संघर्ष को समझकर उसे स्वीकार करना। और 3. उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। रात का समय चुना गया क्योंकि यह वो समय था जब आत्मा सबसे अधिक सक्रिय रहती थी। विवेक ने एक घेरा बनाया और दिए जलाए। अनुराधा और रवि ने अपने डर को किनारे रखकर इसमें भाग लिया। अनुराधा ने साहस जुटाकर कहा, हम यहां तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हमें तुम्हारे दर्द का एहसास है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर के भीतर हलचल तेज हो गई। दीवारों पर खरोंचों के निशान गहरे होते गए। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। रवि ने एक बार फिर वही छाया देखी, लेकिन इस बार वो डरने के बजाय स्थिर खड़ा रहा। उसने कहा, कृपया हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। अचानक दीवार पर एक छवि उभर आई। वो विभा और नीरज की थी। उनकी आंखों में पीड़ा थी। अस्पष्ट आवाज ने कहा, हम यहां फंस गए हैं, हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। विवेक ने अनुराधा और रवि को शांत रहने के लिए कहा, हम तुम्हें शांति देंगे, तुम्हारे दर्द को समझते हैं। घंटों के प्रयास और प्रार्थना के बाद घर के भीतर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। वो छवि भी मिटने लगी और एक हल्की रोशनी कमरे को भरने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने भार हटाकर कमरे को हल्का कर दिया हो। अनुष्ठान पूरा होते ही एक गहरी शांति घर में फैल गई। विभा और नीरज की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। अनुराधा ने कहा, यह घर अब हमारा नहीं है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह अनुराधा और रवि ने घर खाली कर दिया। उन्होंने पास की एक कॉलोनी में छोटा लेकिन शांतिपूर्ण घर ले लिया। रवि ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना शुरू किया। आत्मा से मुक्त पाने के बाद उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया था। अनुराधा और रवि ने उस घर को पीछे छोड़ दिया था, जहां उन्होंने भय, संघर्ष और आत्मा की उपस्थिति का सामना किया। एक नए इलाके में उन्होंने एक छोटा लेकिन शांत घर किराए पर लिया। यह घर पुराना नहीं था, उसकी दीवारें साफ थीं और खिड़कियों से सूरज की रोशनी भरपूर आती थी। इस बदलाव ने उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। अनुराधा ने घर के सामान को सहेजते हुए गहरी सांस ली। यह एक नई शुरुआत है रवि, हमें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। रवि जॉब काफी शांत और स्थिर नजर आ रहा था। सहमति में सिर हिलाया। मां, मुझे लगता है कि हम सही कर रहे हैं। अब मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। अनुराधा ने अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी। स्कूल में बच्चों की चहल पहल और उनके मासूम सवालों ने उनके अंदर की गहरी थकावट को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर रवि ने अपने करियर को फिर से पटरी पर एक दिन अनुराधा और रवि उस पुराने घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो घर अब पूरी तरह वीरान हो चुका था।
क्या हमें उस घर को आखिरी बार देखना चाहिए? रवि ने पूछा। अनुराधा ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही रहना चाहिए। उस घर की यादों को अब पीछे छोड़ दो। रवि ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके क्या विचार हैं इस आत्मा के बारे में? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपने आहट पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो अब भी देर नहीं हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल छुपा राज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरानी हो सकती है। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए डर को महसूस कीजिए और बने रहिए छुपा राज के साथ।